अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है जहां हर नया दिन एक नई उम्मीद और एक नई बेयकीनी को जन्म दे रहा है। कभी ऐसा महसूस होता है कि दोनों फरीकैन बरसों से जारी तनाव को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के करीब आ चुके हैं और खित्ते में फैली हुई बेचैनी किसी बड़े मुआहदे की सूरत में ख़त्म होने वाली है। लेकिन फिर अमरीकी सदर की जानिब से अचानक ऐसे बयानात सामने आ जाते हैं जो इस मस्बत पेशरफ्त के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकरात का अमल ना सिर्फ पेचीदा हो चुका है बल्कि इसमें सुस्त रवि भी वाज़े तौर पर महसूस की जा रही है। बज़ाहिर दोनों फरीकैन बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करना चाहते, लेकिन एतमाद का फुकदान और सियासी बयानिए की शिद्दत इस अमल को मुसलसल मुतासर करती चली जा रही है। इसी तनाजुर में अमरीकी सदर ट्रंप की हालिया गुफ्तगू ने भी इस गैर यकीनी कैफियत को मजीद गहरा कर दिया है। जैसा कि ट्रंप अपनी ताज़ा गुफ्तगू कहते हुए नजर आते हैं कि वो ईरान से डील करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी जानिब वो ईरान की क़यादत से बराह रास्त मुलाकात की बजाय टेलीफोनिक राब्ते की बात कर रहे हैं। अब ट्रंप का यह बयान बज़ाहिर लचक की अलामत है, लेकिन सफारती तनाजुर में ये एक मुख्तलिफ हिकमत अमली की निशानदही भी करता है। इसके अलावा ट्रंप की जानिब से दौरा पाकिस्तान की मनसूखी को जंग के दोबारा आगाज से अलग करार देना भी एक मोहतात पैगाम है, जिसमें वो कशीदगी को कम करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही ईरानी क़यादत के हवाले से सख्त बयानात इस तवाज़ुन को बिगाड़ देते हैं। अब इस सारी सूरत हाल का अगर गहराई से जायज़ा लिया जाए तो यहाँ एक अहम सवाल ये सामने आता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप फ़ोन पर मुज़ाकरात की बात क्यों कर रहे हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह सफारती दबाव को कम करना हो सकता है। बराह रास्त मुलाकातें आमतौर पर एक बड़े सफारती कदम के तौर पर देखी जाती हैं, जिसके लिए पेशगी एतमाद और वाज़ेह एजेंडा ज़रूरी होता है। मौजूदा सूरत हाल में जहां दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की शदीद कमी पाई जाती है, वहां फ़ोन कॉल के ज़रिए राब्ता एक ऐसा दरमियानी रास्ता हो सकता है जिसमें ना तो मुकम्मल पीछे हटना और ना ही फौरी तौर पर बड़े मुआहदे की जिम्मेदारी लेना शामिल होता है। अब यहाँ एक और अहम पहलू ये भी काबिल गौर है कि क्या ट्रंप के इस बयान के बाद मुज़ाकरात मज़ीद सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं। इसका जवाब बड़ी हद तक हाँ में नजर आता है, क्योंकि जब एक फरीक बराह रास्त मुलाकात से गुरेज करे और गैर रस्मी ज़राए को तरजीह दे तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि वो भी मुकम्मल तौर पर संजीदा और तैयार नहीं है। इससे दूसरे फरीक भी शकूक व शुबहात उसमें पैदा होते हैं और मुज़ाकरात की रफ्तार मुतासर होती है। ईरान की जानिब से भी मुमकिन है कि ट्रंप की इस हिकमत अमली को संजीदगी की कमी के तौर पर लिया जाए, जिसके नतीजे में वो अपनी शराइत पर मजीद सख्ती इख्तियार करे। यही वजह है कि मुज़ाकरात का ये सफ़र अब एक मुश्किल और कठिन रास्ते की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। दोनों फरीकैन ताहाल किसी मुश्तरका कंसेंसस नहीं कर पाए, कोई मुश्तरका नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके और हर पेशरफ्त के साथ नए इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और ईरान की जानिब से हालिया तजावीज़ भी इसी पेचीदगी की अक्कासी करती हैं। जैसा कि अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात के लिए कुछ नई शराइत पेश की हैं, जिनमें सबसे अहम आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी का खात्मा है। ये मुतालबा अपनी नौइयत में नहायत अहम है, क्योंकि आबनाए हुर्मज़ आलमी तेल की तरसील का एक अहम मरकज़ी रास्ता है और इस पर किसी भी किस्म की कशीदगी आलमी मईशत को बराह रास्त मुतासर कर सकती है। और एक्सपोज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने तजवीज़ दी है कि सबसे पहले आबनाए हुर्मज़ को खोला जाए और बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए, जबकि जौहरी मुज़ाकरात को बाद में रखा जाए। ये तरतीब दरअसल ईरान की तरजीहात को ज़ाहिर करती है, जहाँ वो फौरी माशी और ख़ास तौर पर तस्वीराती दबाव को कम करना चाहता है, जबकि वो जौहरी प्रोग्राम के मामले को एक अलग मरहले में ले जाना चाहता है। इसके बरक्स अमरीका का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि वो ऐसा मुआहदा चाहता है जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। यही बुनियादी तज़ाद दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से इस बात पर पूरी शिद्दत के साथ जोर दिया जा रहा है कि किसी भी मुआहदे का महवर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करना होना चाहिए, क्योंकि ये अमरीका के लिए एक रेड लाइन है जिस पर वो किसी किस्म की लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब ईरान इस मामले को अपने दिफाई हक के तौर पर देखता है और इसे फौरी तौर पर मुज़ाकरात का हिस्सा बनाने से गुरेज कर रहा है। यही इख्तलाफ मुज़ाकरात को आगे बढ़ने से रोक रहा है और हर नई तजवीज़ के साथ पेचीदगी में इजाफा हो रहा है। इसी तनाजुर में यह भी सामने आया है कि इन नई तजावीज़ पर सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास होने जा रहा है। ये इजलास इस बात का तयन करेगा कि अमरीका ईरान की पेश करदा शराइत पर किस हद तक गौर करने को तैयार है, या असल सवाल यही पैदा होता है कि क्या अमरीका ईरान की इन शराइत को मान लेगा। अगर इस सवाल का तफसीली जायज़ा लिया जाए तो बज़ाहिर इसके इम्कानात कम नज़र आते हैं। इसकी वजह यह है कि आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी का खात्मा एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम होगा जो अमरीका बगैर किसी बड़ी रियायत के किसी सूरत भी नहीं उठाएगा। इसी तरह जौहरी मुज़ाकरात को मौखर करना भी अमरीकी पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन सफारतकारी में मुकम्मल इनकार भी हमेशा मुमकिन नहीं होता। ताहम मुमकिन है कि अमरीका किसी दरमियानी रास्ते की तलाश करे जहाँ महदूद सतह पर बहरी पाबंदियों में नरमी दी जाए और बदलते हुए ईरान में से कुछ यकीन दहानियाँ हासिल की जाए। और लेकिन ये एक तवील और पेचीदा अमल होगा जिसमें कई मराहिल और कई रुकावटें भी शामिल होंगी।
डॉक्टर जफर जसपाल हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल वेट है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ज़ाहिर है कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि एज अर्ली एज पॉसिबल मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टेलीफोनिक बीपर है जिसमें वो ये कहते हैं कि 17-18 घंटे का सफ़र है, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, दौरा मनसूखी का ऐलान उन्होंने किया। और साथ ही वो कहते हैं टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो जाएगी और फिर प्री कंडीशंस भी रखते हैं जौहरी प्रोग्राम के हवाले से। और दूसरी तरफ से ईरान ये कह रहा है कि जब तक आपने हुर्मस की नाकाबंदी खत्म नहीं होती वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो क्या एक डेडलॉक आ गया है इसमें, एक ऐसे फेज में दाखिल हो गया है जहां पे मामला मजीद क्रिटिकल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हमें इस चीज पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि दोनों मुल्क जंग नहीं दोबारा शुरू करना चाह रहे, ये इसके इंडिकेशन है। प्रेसिडेंट ट्रंप की ये स्टेटमेंट उस चीज को आप कह सकते हैं स्ट्रेंथन करती है जो हम डिमांड करें कि निगोशिएशन जारी रखनी चाहिए। डेडलॉक जरूर है, पिछले हफ्ते में बहुत उम्मीद थी, वो पूरी नहीं हुई, मगर उनकी ये स्टेटमेंट आना और साथ उनका ये कहना जरूरी नहीं कि हर दफा आप फेस टू फेस निगोशिएशन के लिए एक शो सेट करेंगे। और वैसे भी ये बड़ा अंडरस्टूडेबल है और रैशनल अप्रोच है कि जो न्यूक्लियर का इशू है जिसको आप वो बना रहे हैं मेन कॉज ऑफ द डिस्प्यूट, वो एक टेक्निकल निगोशिएशंस का लॉन्ग प्रोसेस होगा और उनके लिए निगोशिएशंस को जनरली तो हमें नज़र आता है कि ये उसी तरह जैसे पीओ वाला जो है वो मॉडल बन जाएगा, उसी तरह का एग्रीमेंट आ जाएगा, मगर ट्रंप तो उसको नहीं मानते। तो लिहाजा वो एक निगोशिएशंस करना चाहते हैं अपनी आवाम को भी दिखाने के लिए, और ईरानियंस भी अपना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके ऊपर राइट ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि बीइंग ए मेंबर ऑफ द एनपीटी ईरान के पास राइट है 19.75% तक यूरेनियम एनरिच करने का फॉर सिविलियन पर्पस अंडर द आईएईए सेफगार्ड। तो लिहाजा जिस तरह पहले बहुत से एनालिस्ट कह रहे थे, और मेरा भी ये ख्याल है कि ये एक टेक्निकल निगोशिएशंस होंगी, ये अब्रप्टली इनके ऊपर कोई इनका आप कह सकते हैं कि सलूशन या एक एग्रीमेंट करना शायद मुश्किल हो। रह गया, आपने खुद अर्ज किया कि जी के और फरमाया कि जी ये जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, देखिए स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो है, मेरा ख्याल जो मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये कॉज ऑफ वॉर नहीं थी, ये आउटकम ऑफ द वॉर है। वॉर शुरू हुई, उसके एस्केलेट किया, अमेरिकन ने उसको एस्केलेट डी एस्केलेट करने की कोशिश की, तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का वाला हथियार यूज़ किया। जब ईरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के विजिट के दौरान इसको खोला तो अमेरिकन ने इसको क्लोज कर दिया। तो ये तो जैसे ही आप सीज फायर परमानेंसी की तरफ ले जाएंगे या सीरियस निगोशिएशंस की तरफ जाएंगे तो ये खुल जाएगी और इनको खोलना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा जेस्चर होगा दोनों मुल्कों का एक दूसरे के साथ कि अगर इसको आप दोबारा इंटरनेशनल वाटरवे बना देते हैं। तो लेवेशन है जिसमें हमें नजर आ रहा है कि नेगोशिएशन का प्रोसेस शुरू हो गया। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान जो कि फैसिलिटेटर भी है नेगोशिएशन का और अब तो मीडिएटर भी है, इसका तमाम पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी तरीके से इसको इस तरह का मोमेंटम दिया जाए कि ये नेगोशिएशन फास्ट हो जाए और कोई कंक्लूजन जल्दी आ जाए। मगर हम ये समझते हैं कि इस तरह की जो स्टेट्स होती हैं जिसमें ना कोई लूजर है ना कोई विनर है, और बहुत स्टेट्स क्लेमिंग द विक्ट्री, अपने अपने एक जगह पे खड़े होके उनके दरमियान मीडिएशन कराना, उनका एक कन्वर्ज करना एक पॉइंट पे डिफिकल्ट है, इट विल टेक इट टाइम। डॉक्टर साहब, इस वक्त सिचुएशन ये है कि ना तो जंग है और ना ही अमन है, यानी मैटर इज स्टिल हैंगिंग इन दी एयर। आपको क्या लगता है, जाहिर है जगह अगर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की वो बात कर रहे हैं, सीबीएम्स के पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की और जो ब्रदरली स्टेट्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया, फिर ख़ास तौर पे अब्बास इराक्ची का दौरा है, रशिया जो है, रूस है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये दरमियान में आपको क्या लगता है, बराह रास्त ये इंगेजमेंट होगी अब या फिर कोई मीडिएटर होगा जो इस मामले को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर भी आगे लेके चलेगा? देखिए, जो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम मीडिएटर हैं और दोनों मुल्कों का पाकिस्तान पे ट्रस्ट है, और ये ट्रस्ट इसलिए मेंटेन है कि आप देखिए कि आपने ब्लैक चैनल की डिप्लोमेसी या नेगोशिएशंस की, आप और मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि अंदर क्या डिस्कस हुआ, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी आपने मेंटेन की। दूसरा, पाकिस्तान ने अपनी न्यूट्रलिटी एंड क्रेडिबिलिटी मेंटेन की, जिसकी वजह से दोनों स्टेट्स का ट्रस्ट है। ट्रंप साहब भी कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल, और ईरानी लीडरशिप भी उनको अपना फेवरेट कह रही है। तो इसलिए निगोशिएशन में मीडिएशन तो होगी। रहेगी बात कि जी कि हमने अपना पहले जिस मीडिएशन की तरफ जा रहे थे या इस प्रोसेस में एंटर हो रहे थे, तो हमने अपने लाइक माइंडेड स्टेट से कंसल्ट किया, हालांकि उनका तेहरान में कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, मगर हमने सऊदी अरेबिया, तुर्किया और आप उसको कह सकते हैं इजिप्ट को किया। फिर हमने चाइना जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनर है, और इंडिया,
चाइना और ईरान भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी 400 बिलियन की है, तो उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया और 5 पॉइंट्स आए। उसके बाद अब जब जंग जो ये जिसको आप कहते हैं सीज फायर एक्सटेंड हुआ, तो नेचुरली ईरानी लीडरशिप के पास भी एक ऑप्शन आ गई कि वो अपने अलायंस के साथ डिस्कस करें फेस टू फेस, और उसकी वजह से जब यहाँ पे वो नेगोशिएशंस के लिए भी आए, और उसके बाद यहाँ से वो जैसे ही अमेरिकन ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया डे बिफोर यस्टरडे कि सैटरडे को कि जी हमारा डेलीगेशन नहीं आ रहा, उसके बाद ईरानी फॉरेन मिनिस्टर भी मस्कत चले गए। तो उसके साथ ये भी अनाउंसमेंट हुई कि निगोशिएशंस जारी रहेंगी। मगर वहाँ से वापस आए, हमारे साथ उन्होंने डिस्कस किया, मस्कत के साथ उन्होंने किया, जो कि एक पहले बड़ा कलीदी रोल प्ले कर रहा था न्यूक्लियर नेगोशिएशंस में, जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि 27 फरवरी को ब्रेक थ्रू हो गया था और बहुत सी अचीवमेंट्स एक्सपेक्टेड थी, मगर उनके ऊपर 28 को हमला कर दिया गया ईरान पे। अब इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं, जब वो वापस आए, नेचुरली हमारी लीडरशिप के साथ उन्होंने डिस्कस किया और कम्युनिकेशन की होगी हमारी लीडरशिप ने भी अमेरिकन के साथ कि ईरानियंस की थिंकिंग क्या है और वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। और उसके बाद वो रशिया गए, तो रशिया के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और ईरान ने रशिया को यूक्रेन वॉर में काफ़ी सपोर्ट दी है, खासतौर पर ड्रोन की सप्लाई चेन मेंटेन की है। सिमिलरली रशिया जो है वो भी अब ईरान के साथ, या ईरान उनसे अब मदद मारेगा डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक चेस बोर्ड पे रादर देन मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्रली तो वो खुद उन्होंने एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में फाइट करके दिखा दिया। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि रशिया या चाइना जो इस सारे मामले के अंदर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, ग्लोबल प्लेयर्स हैं, वो दे विल बी पुटिंग प्रेशर नाउ के इस मामले को जो इकोनॉमी सेंट्रिक होता जा रहा है आबनाए हुर्मस की बंदिश से, आप इसको एज अर्ली एज पॉसिबल रिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि लिंगर ऑन करना तो किसी की भी फेवर में नहीं है। देखिए, चाइना को तो कंसर्न है, उनकी एक सॉफ्ट पावर है उनके। अगर आप ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव पढ़ें, प्रेसिडेंट शी का ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पढ़ें, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव पढ़ें, या ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जो उनके इनिशिएटिव्स हैं वो उनको पढ़ें, तो ये बिल्कुल जंग के हक में नहीं है। वो तो फ़ौरन चाहते हैं पीस हो जाए। और आप अगर वो 5 पॉइंट्स भी देखें जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जब चाइना में विजिट कर रहे थे, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट आई, तो चाइना तो बहुत सपोर्ट करता है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोलने की भी बात करता है, डायलॉग को सपोर्ट कर रहा है। उसकी वजह ये भी कही जा रही है कि चाइना की अब जो गल्फ ऑयल है, खासतौर पर ईरानियन ऑयल पे काफ़ी डिपेंडेंसी है। मैं इसमें यह कहूँगा कि उसको बहुत ज़रूरत है, उसकी एक ग्रोइंग इकॉनमी भी है और बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, मगर उसकी डिपेंडेंसी उस तरह नहीं है जिसके अंदर आप वल्नरेबिलिटी ले आए। तो अगर कोई ये समझता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से बंद होने से चाइना ब्लैकमेल हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल, कि चाइना ने और भी अपने काफ़ी रिजर्व्स भी रखे हुए हैं और उसकी एक अपना एक मेथड है और इसके अंदर वो परसू करता है। दूसरी तरफ आ गया कि ये जंग जो है ये रशिया का सिग्निफिकेंस बढ़ा रही है, रशियन ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, रशिया को ज़्यादा लीवरेज मिल रहा है। तो जंग जो है, चाइना तो इसको रिजॉल्व करना चाहता है इमीडिएटली, क्योंकि उसके फॉरेन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स में फॉल करता है, और रशिया तो उसको जब यूरोपियंस ब्लीड कर रहे थे यूक्रेन में, तो इस जंग की वजह से अमेरिकन का और उनका सारा तो इस साइड पे मूव कर गया, तो इसलिए रशिया इज इन मोर कंफर्टेबल पोजीशन। और ईरान का वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, तो उसकी डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, डिफरेंट मूव होगी इस जंग के ख़त्म होने में या इसके ऊपर, और वो रखता होगा। वैसे उनके वो हमारी तारीफ कर रहे हैं, रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने रिसेंटली भी अपनी स्टेटमेंट में कहा कि पाकिस्तानी लीडरशिप ने बड़ा कलीदी रोल अदा किया है दोनों मुल्कों को के दरमियान, और दो वॉरियर स्टेट के दरमियान ब्रिज का रोल अदा किया है। मगर हम स्टिल ये नहीं भूल सकते कि रशिया को अगर आप रियल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो रशिया को तो इस जंग का फायदा हो रहा है। ठीक सर, लास्टली अगर ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग होता है तो हु विल बी द बेनिफिशियरी एंड हु विल बी द लूजर? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग होगा तो रीजन सफ़र करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल इकोनॉमिक मेल्टडाउन होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वन ऑफ दोज जंग थे, या पहली जंग इस तरह की नज़र आ रही है। तो 3 स्टेट्स के दरमियान वॉर हो रही है, 2 स्टेट का कोलिजन है, इसराइल और ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स का अगेंस्ट ईरान। मगर इसके जो रिपरकशंस आ रही हैं वो पूरा रीजन भुगत रहा है और पूरा दुनिया जो है उससे सफ़र कर रही है। अमेरिकन अगर ब्लॉकेट मेंटेन करते हैं तो उनके अलाइज, यूरोपियन अलाइज, एशियन अलाइज, अरब अलाइज, वो सारे सफ़र करते हैं। ईरान भी सफ़र कर रहा है। तो क्या वो ये जो ब्लॉकेट है टू स्टॉप दी शिप्स मूविंग टुवर्ड्स ईरानियन पोर्ट्स, उनको अप करना चाहता है ताकि ईरान को इकोनॉमिकली ब्लीड कर सके। मगर ये नहीं मुमकिन कि इसको अलोन ब्लीड करेगा तो दूसरी तरफ होगा। तो ये जंग इस इकोनॉमिकली तो किसी के हक में नहीं है, स्ट्रेटजिकली और मिलिटरली ऑफ कोर्स ग्रेट पावर के स्ट्रेटजिक कंपटीशन में उनमें से किसी के हक में, किसी के हक में नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर जफर जसपाल साहब, रिलेशंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
अमरीकी सियासत एक बार फिर हलचल का शिकार नजर आ रही है, जहां ताकत, सिक्योरिटी और तनाजात का गहरा इम्तजाज नजर आता है। जैसा कि अमरीकी सदर ट्रंप को एक बार फिर कातिलाना हमले का सामना करना पड़ा जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने न सिर्फ वहां मौजूद शुरका को खौफजदा किया, बल्कि अमरीकी सिक्योरिटी निज़ाम पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। ताहम हमेशा की तरह इस बार भी ट्रंप महफूज रहे और अमरीकी सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौका पर ही मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। इतलात के मुताबिक मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम पर असलहे के इस्तेमाल और फेडरल ऑफिसर पर हमले के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। अब अहम सवाल ये है कि मुश्तबा हमलावर ने ट्रंप पर हमला किया क्यों। ये वो नुक्ता है जहां से ये वाकया महज एक सिक्योरिटी ब्रीच नहीं, बल्कि गहरे सियासी और नफसियाती पस मंज़र का आकाश बन जाता है। इस हवाले से मुलजिम की जानिब से अपने अहल खाना को भेजा गया एक पैगाम सामने आया है जो उसके जहनी रुझानात और मुमकिन मुहर्रकात को समझने में कलीदी किरदार अदा करता है। इस पर अगर बारीक बीनी से तजिया किया जाए तो ये वाज़ेह होता है कि मुलजिम खुद को किसी ज़ाती महरूमी का शिकार नहीं, बल्कि एक नज़रियाती जंग का हिस्सा समझ रहा था। जैसा कि मुलजिम का अपने अहल खाना को जारी करदा पैगाम में कहना था कि दूसरा रुख तब पेश किया जाता है जब आप मजलूम हो, लेकिन मैं वो शख्स नहीं जैसे जो है वो हिरासती कैंप में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ना वो माहीगीर हूँ जिसे बग़ैर मुकदमे के कत्ल किया गया। मुलजिम का अपने बयान में मज़ीद कहना था कि मैं ना कोई स्कूल का बच्चा हूँ जो बम धमाके में मारा गया, न भूख से मरने वाला बच्चा। मैं अब इस बात की इजाज़त देने पर आमादा नहीं हूँ कि एक पीडोफाइल, रेपिस्ट और गद्दार अपने जराइम से मेरे हाथों को आलूदा करे। अब देखा जाए तो मुलजिम के इन अल्फाज में एक तरह की अखलाकी बर्तरी सोच छलकती है, जहां वो खुद को मजलूमों का नुमाइंदा करार दे रहा है। अब मुलजिम के इस पैगाम से वाज़ेह होता है कि मुलजिम ट्रंप पर इसलिए हमलावर हुआ क्योंकि उसके नज़दीक ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ था। यही वो नुक्ता है जो इस हमले को एक फ़र्द की कार्रवाई से बढ़ाकर एक मुतनाज़ा बयानिए का हिस्सा बना देता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब एक इंटरव्यू के दौरान एक अमरीकी खातून सहाफ़ी ने यही पैगाम ट्रंप के सामने पढ़कर सुनाया तो वो शदीद बरहम ने क्या रद्दअमल दिया। अब ट्रंप के इस रद्दअमल का तजिया किया जाए तो वाज़ेह होता है कि ट्रंप ना सिर्फ इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर रहे हैं, बल्कि वो इसे अपनी साख के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम करार दे रहे हैं। ट्रंप की सियासत हमेशा से मुतनाज़ा बयानात और इल्ज़ामात के गिर्द घूमती रही है और वो अक्सर ऐसे मौके पर दिफाई की बजाय जारहाना हिकमत अमली अपनाते हैं और इस मामले में भी वो यही मौक़िफ़ इख्तियार करते नजर आते हैं क्योंकि उन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात बेबुनियाद और सियासी तौर पर मुहर्रक हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस हमले से कबल व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन ल्यूट का एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने तकरीब से पहले एक सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए मजाक में कहा था कि आज रात गोलियां चलेंगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से यह बयान बज़ाहिर एक हल्के फुल्के अंदाज में दिया गया, लेकिन ट्रंप पर हमले के वाक़े के बाद इसकी नौयत खासी संजीदा हो गई है। अब कैरोलिन ल्यूट के इस बयान को देखा जाए तो इसके दो पहलू सामने आते हैं। एक ये कि अमरीकी सियासी माहौल इस कदर कशीदा हो चुका है कि ऐसे जुमले भी आम हो गए, और दूसरा ये कि बाज़ औक़ात गैर संजीदा बयानात भी हकीकत का रूप धार लेते हैं। ये वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि सिक्योरिटी ख़तरात महज खदशात नहीं बल्कि अमली हकीकत बन चुके हैं। ट्रंप पर माजी में भी हमले हो चुके हैं जो इस बात को मज़ीद तक़वियत देते हैं कि वो मुसलसल ख़तरात की ज़द में रहे हैं। जैसा कि जुलाई 2024 पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी जलसे के दौरान ट्रंप पर फायरिंग की गई जिसमें वो ज़ख्मी हुए। वाक़या बटलर काउंटी में पेश आया जहाँ कई गोलियां चली और सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावर को मौके पर ही हलाक कर दिया। बाद अज़ां FBI ने हमलावर की शनाख्त थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के तौर पर की। फिर सितंबर 2024 फ्लोरिडा में ट्रंप के गोल्फ रिजॉर्ट के करीब दूसरे मुबैना कातिलाना हमले की कोशिश की गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने झाड़ियों में छुपे एक मुश्तबा शख्स को देखा जिसके बाद फायरिंग की गई। फिर बाद में मुलजिम को गिरफ्तार करके उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इसी तरह सितंबर 2025 न्यूयॉर्क में राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान एक ऑफ ड्यूटी पुलिस एहलकार जाली तौर पर ट्रंप की सिक्योरिटी टीम में शामिल हो गया। वाक़े के बाद एहलकार को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी गई। फरवरी 2026 फ्लोरिडा में ट्रंप की रिहाइश का मारालागो के सिक्योरिटी हिसार में एक शख्स ने गाड़ी टकरा दी जिसके पास असलहा भी मौजूद था। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावर को हलाक कर दिया। ताहम इस हमले के मुहर्रकात वाज़ेह नहीं हो सके। अगर इन तमाम वाक़यात को मौजूदा हमले से जोड़कर देखा जाए तो एक वाज़ेह पैटर्न सामने आता है। ट्रंप एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जो न सिर्फ सियासी तौर पर तकसीम का बाइस है बल्कि उनके खिलाफ जज्बात इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि बाज़ अफराद तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने पर आमादा हो जाते हैं। ये सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं बल्कि अमरीकी माशरे में बढ़ती हुई पोलराइजेशन का आकाश भी है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप को अपनी सदारत और इंतखाबी मुहिमात के दौरान मुसलसल सिक्योरिटी ख़तरात का सामना रहा है जिसके बायस उनकी हिफाजत के लिए गैर मामूली इकदाम किए जाते रहे हैं। ये तमाम तर सूरत हाल
अपनी जगह पर है और जाहिर है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पे ट्रंप के ऊपर इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिटिकल प्रेशर अपनी जगह पे और एक क्राइसिस की सिचुएशन है जिसको हैंडल करने के लिए बज़ाहिर ये तकरीब हुई लेकिन उल्टी पड़ गई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शरह सूद के हवाले से सेंट्रल बैंक ने कुछ अहम इक़दाम किए हैं, वो क्या है इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मुल्क की मईशत एक बार फिर एक अहम मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है, जहां स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा महज एक तकनीकी फैसला नहीं बल्कि एक वसीतर माशी हिकमत अमली का हिस्सा महसूस होता है, जिसके तहत शरह सूद को 10.5% से बढ़ाकर 11.5% कर दिया गया है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि पॉलिसी साज इदारे महंगाई, बैरूनी दबाव और आलमी गैर यकीनी सूरत हाल को तनाजुर में मईशत को संभालने की कोशिश कर रहा है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के तवील इजलास के बाद किया जाने वाला ये फैसला दरअसल उन खदशात का अक्कास है जो खास तौर पर मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बाइस पैदा हो रहे हैं, जहाँ किसी भी किस्म की जोग्राफियाई या सियासी कशीदगी आलमी मंडियों खुसूसन तेल की कीमतों पर फौरी असर डालती है। अब जैसा कि बुनियादी तौर पर शरह सूद में इजाफे की वजह महंगाई को कंट्रोल करना होती है, जब मईशत में महंगाई बढ़ने का खदशा हो तो मरकजी बैंक शरह सूद बढ़ाकर मार्केट में रुपये की रसद को महदूद करता है। इसका मतलब ये होता है कि कर्ज लेना महंगा हो गया है, जिससे कारोबारी सरगर्मियां सुस्त पड़ सकती हैं और सारिफीन की खरीदारी की ताकत में कमी आती है। बज़ाहिर ये एक मनफी असर लगता है, लेकिन दर हकीकत इसका मकसद मईशत को ओवर हीट होने से बचाना होता है। अगर मौजूदा सूरत हाल में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस तेल की कीमतें मजीद बढ़ती हैं तो पाकिस्तान जैसे दरामदी मईशत रखने वाले मुल्क में महंगाई का दबाव मजीद बढ़ सकता है, जिससे निपटने के लिए स्टेट बैंक ने पेशगी इकदाम किए हैं। अब इस फैसले के असरात मुख्तलिफ सतहों पर महसूस किए जाएंगे। सबसे पहले आम सारिफ मुतासर होगा। शरह सूद बढ़ने से बैंक्स के कर्जे, हाउसिंग फाइनेंस, ऑटो लोन्स और क्रेडिट कार्ड की लागत बढ़ जाएगी, जिससे मुतवस्सित तबका सबसे ज़्यादा दबाव में आएगा। ताजिर नई सरमायाकारी या बड़ी खरीदारियों से गुरेज करेंगे, जिसके नतीजे में मार्केट में तलब कम हो सकती है और तलब में कमी का मतलब ये होगा कि कारोबारी इदारों की फ़रोख्त मुतासर होगी, जिससे उनकी पैदावार और रोज़गार के मौके पर भी मनफी असर पड़ सकता है। दूसरी जानिब कारोबारी तबका भी इस फैसले से मुतासर होगा। शरह सूद में इजाफा कारोबारी लागत को बढ़ा देता है, क्योंकि सनतकार और ताजिर उमूमन अपने ऑपरेशंस के लिए कर्जों पर इन्हिसार करते हैं। जब कर्ज महंगा हो जाता है तो नई सरमायाकारी रुक जाती है, फैक्ट्रीज की तोसी मौखर हो जाती है और बाज़ औक़ात कारोबार अपने अखराजात कम करने के लिए मुलाजमीन की तादाद भी कम कर देते हैं और इसका बराह रास्त असर बेरोज़गारी में इजाफे की सूरत में सामने आ सकता है, जो माशी दबाव को मज़ीद बढ़ा देता है। तहम इस फैसले के कुछ मस्बत पहलू भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शरह सूद में इजाफा गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कशिश पैदा करता है, क्योंकि ज़्यादा शरह सूद पर सरमायाकारी करने से उन्हें बेहतर मुनाफा मिल सकता है। इसके नतीजे में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हो सकता है और मुल्की करेंसी को सहारा मिल सकता है। इसके अलावा ये इकदाम रुपये की कदर को मुस्तहकम रखने में भी मदद दे सकता है, क्योंकि ज़्यादा शरह सूद से डॉलर की तलब में कमी आ सकती है। यानी शरह सूद में हालिया एक दो धारी तलवार की हैसियत रखता है, जो एक तरफ महंगाई को काबू रखने की संजीदा कोशिश है तो दूसरी जानिब ये मईशत की रफ्तार को सुस्त करने का बाइस भी बन सकता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के हवाले से एक बड़ी और अहम पेशरफ सामने आई है, जिसने न सिर्फ क्रिकेट शायकीन बल्कि पूरी क्रिकेट माहौल को नई तवानाई दे दी है। जैसा कि PSL का फाइनल 3 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा और इस बार शायकीन के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि फाइनल मैच में स्टेडियम के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए हैं। ऑनलाइन टिकट्स की फ़रोख्त का अमल भी शुरू हो चुका है, जबकि फिजिकल टिकट्स मुख्तलिफ कोरियर सेंटर्स पर दस्तियाब है, जिसके बाद शायकीन में एक बार फिर स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट देखने का जोशो खरोश बढ़ गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आज चेयरमैन PCB की जानिब से एक अहम ट्वीट सामने आई है, जिसमें उन्होंने प्ले ऑफ मैचेस के हवाले से भी बड़ी खुशखबरी दे दी है। चेयरमैन PCB का अपनी ट्वीट में कहना था कि मेरी अभी भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने PSL के तीनों प्ले ऑफ मैचेस में भी आवाम की शिरकत के लिए उनकी मंजूरी हासिल कर ली है। शायकीन को कल के मैच में कराची स्टेडियम आने की इजाज़त होगी। अब चेयरमैन PCB की जानिब से हालिया ऐलान ने PSL 11 के माहौल को यकसर बदल कर रख दिया है। एक ऐसे वक्त में जब क्रिकेट शायकीन महदूद रसाई और खामोश स्टेडियम्स के बाइस खेल के असल रंग से महरूम थे, अब प्ले ऑफ और फाइनल मैच में शायकीन की वापसी एक इंतहाई खुशाइंद पेशरफ्त के तौर पर देखी जा रही है। चेयरमैन PCB ने अपनी ट्वीट में जो अहम ऐलान किया वो न सिर्फ इंतजामी सतह पर एक बड़ी कामयाबी है, इस ऐलान के बाद क्रिकेट हलकों में इस फैसले को मस्बत अंदाज में देखा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम इस बात की अलामत है कि PCB और हुकूमत ने मिलकर क्रिकेट को दोबारा उसके असल माहौल में ले जाने का फैसला किया है, जहां स्टेडियम शायकीन के नारों, जोश और तवानाई से गूंजते हैं। अब जबकि प्ले ऑफ और फाइनल मैचेस में शायकीन की वापसी हो रही है, इसके असरात इंतहाई मस्बत होंगे। सबसे पहले तो स्टेडियम दोबारा अपनी असल रौनक में वापस आ जाएंगे, जहां हर चौके और छक्के पर तालियों और नारों की गूंज सुनाई देगी। ये माहौल खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर भी बराह रास्त असरअंदाज होता है, क्योंकि
होम क्राउड का दबाव और फिर सपोर्ट दोनों ही खेल को मजीद दिलचस्प बना देते हैं। इसके साथ साथ पीएसएल की कमर्शियल वैल्यू में भी इजाफा होगा, टिकट सेल्स में तेजी, स्टेडियम के अंदरूनी कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा और स्पॉन्सर्स की दिलचस्पी इस इवेंट को मजीद मजबूत बनाएगी। यही वजह है कि जैसे ही टिकट्स की फरोख्त शुरू हुई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और कोरियर सेंटर्स पर शायकीन का रश देखने में आया। टिकट्स की कीमतें भी मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के शायकीन को मद्देनजर रखकर मुकर्रर की गई है। जनरल इंक्लूजर के टिकट निस्बतन सस्ते हैं ताकि आम शायकीन भी मैच से लुत्फानंदोज हो सकें, जबकि प्रीमियम और वीआईपी इंक्लूजर्स के टिकट के हैं जहां बेहतर सहूलियात और करीबी मंजर देखने का मौका मिलता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।